नमस्कार, मैं हूं हरीश अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल समाज नवी मुंबई। और आज हम अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर आनंद मिश्रा जी से यहाँ मिले हैं। कोविड-19 जो इस वक्त एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसके बारे में समाज के सदस्यों को हम कुछ गाइडलाइंस देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं। डॉक्टर आनंद मिश्रा जो इस फील्ड के एक स्पेशलिस्ट हैं और इस विषय में हम सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर आनंद मिश्रा, सर मैं सबसे पहले ये क्वेरी है कि जो सबसे कॉमन है, सभी के दिमाग में है इस वक्त, वो ये है कि क्या जो लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर ने 17 मई तक के लिए रखा है, क्या इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हम पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे? क्या ये वायरस इस दुनिया में नहीं रहेगा? क्या हम नॉर्मल लाइफ को वापस से जी पाएंगे? या पोस्ट 17 मई हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए या क्या होगी? देखिए, इसमें जो चीज है कि 17 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, कुछ होगा रिलैक्सेशन, एज फार एज ये वायरस वाली जो चीज है, ये देखिए एक बीमारी है जो कि बात करने से, ड्रॉपलेट से और छूने से फैलती है। तो ऐसा कोई वायरस की एक्सपायरी डेट नहीं है कि 17 मई को ये वायरस खत्म हो रहा है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, जैसे आज कल के ही आप पैरामीटर्स देखें, नंबर ऑफ केसेस, खास करके मुंबई जैसी जगह पे, महाराष्ट्र में, जो कि ऑल ओवर इंडिया सबसे आगे चल रहा है केसेस के मामले में, डेथ के मामले में। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट करना कि आप एक दिन सुबह उठेंगे और ये वायरस दुनिया से खत्म हो गया होगा, ऐसा नहीं है। हमसे पहले भी जिन शहरों में, जिन कंट्रीज में ये रहा, जैसे चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी, यूएस में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वहां पे भी ये अभी भी चल रहा है। रीजंस उसके अलग है, ठीक है। तो एकदम से ये वायरस का जा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन वो कहना मुश्किल है। उसमें ये चीज है कि ये वायरस अभी रहना एक्सपेक्टेड है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है, कि इस तारीख के बाद से ये वायरस आप सुबह उठे और वायरस गायब हो गया है दुनिया से, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। रही बात प्रिकॉशंस वगैरह की और नॉर्मल लाइफ आने की, उसमें यकीनन समय लगेगा कि जब तक हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कि अब आप चाहते हैं, घर में बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो पार्क्स में जाके बैठते हैं, मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं, जब तक ये हो जाए कि इसकी जो इंसिडेंसेस हैं, केसेस हैं, इतने नेग्लिजिबल हो जाए, और एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए लोगों में, तब तक ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें थोड़ी सी जगह पे रहना एक्सपेक्टेड है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना, मास्क पहनना, सफाई का ध्यान रखना, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, जो कि इस समय सब लोगों को समझ में आ गया है। तो साहब कह रहे हैं जैसे कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके इस प्रकार से करनी है कि ये वायरस यहाँ पे रहने वाला है और हमें इसके साथ यहाँ रहना है। आई होप सो नॉट ना रहे। मैं चाहता हूँ एकदम जल्दी से जल्दी हमको इस सबसे हो जाए, लेकिन जो हम लोग रुझान देख रहे हैं, ये भी कभी की आपने डेटा देखी है तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हुए हैं वन ऑफ द डेज में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स हुई है। और वायरस इस समय ऐसे एरियाज में फैल गया है जो हमारे स्लम पॉकेट्स है, बहुत ही कंजेस्टेड लोग हैं, जहाँ पे एक 10 बाई 12 के रूम में 8-8, 10-10 लोग हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये ऑब्स्टेकल है एक अर्ली लाइफ में। वो है कि आपको इस बार ये वॉर, ये जो जैसे मैंने पढ़ा था कि ये वॉर जीतने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पे रहना है और सफाई का ध्यान रखना है। तो ये सफाई वगैरह ये चीजें तो जैसे नॉर्मल है, वो तो है ही है, हम लोग टेक केयर करते ही हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वगैरह जैसे मास्क पहनना, थोड़ा दूरी बना के रहना लोगों से, वो जरूरी रहेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। दूसरा एक सवाल है कि वैक्सीन के अलावा, अब जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये वैक्सीन जो वो डेवलप कर रहे हैं, ये
इस साल के अंत तक वो मार्केट में आ जाएगी। हम ये होप कर सकते हैं कि वो मार्केट में आ जाए। लेकिन जब तक वो नहीं आती, अब काफी समय पड़ा है, इसमें वक्त लगने वाला है, हो सकता है ये दिसंबर तक ना भी आए, उससे और प्रोलॉन्ग हो जाए। जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए? ये बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। इसमें एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि अभी मैं कुछ अपने मेडिकल ग्रुप्स पे, जो हम लोग के एसोसिएशन के ग्रुप्स पे थे, तो इटली में शायद उन्होंने क्लेम किया है कि कुछ स्टडीज है, लेकिन बहुत अर्ली डेटा है, तो प्लीज डू नॉट गेट टू एक्साइटेड अबाउट दिस, कि वैक्सीन ऑलमोस्ट ऑन द एनवेल है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था ये सितंबर अक्टूबर तक का था, तब तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। वैक्सीन से जैसे बचपन में बच्चों को लगाते हैं, उससे वैक्सीन से क्या है कि आपको एक पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, जिससे कि अगर संक्रमण होता भी है, अव्वल तो नहीं होगा, अगर किसी रीजन से हो भी जाता है तो इतना फुल फ्लेश नहीं रहेगा। वैक्सीन के अलावा सैडली इस समय कोई दवा वगैरह अवेलेबल नहीं है। कुछ देखिए, ये बीमारी बहुत नई है, ये आप समझ लीजिए 5-6 महीने पुरानी बीमारी है। इस बीमारी को हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में ये बीमारी डिफरेंटली बिहेव कर रही है। कहीं पे रोगी ज्यादा है, कहीं पे डेथ ज्यादा है, कहीं पे संक्रमण। हाँ, एक चीज जो इसकी कॉमन है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बहुत ज्यादा संक्रमित करती है, और एक आदमी से 30-40 लोगों तक भी इंफेक्शन पहुंच सकता है। तो वैक्सीन के जब तक आने तक हमें क्या करना है, हम लोगों को ये लॉकडाउन रहे ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ वाली जगह, ये सब चीजों में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे, अपने एक्सरसाइज शेड्यूल पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ एक नेचुरल चीजें रहती हैं, विटामिन सी वगैरह हम रिकमेंड करते हैं, कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिनको खाने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, तो जब तक वैक्सीन आती है तब तक सफाई का ध्यान रख के, बेहतर खाना पीना करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। डॉक्टर, इसमें जो ऑलरेडी कुछ बीमारियों से परेशान है, जैसे डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है या अस्थमा है, ऐसे पेशेंट्स लोगों को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो नियोनेट्स हैं, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनके लिए कोई खास रेजिम भी फॉलो करने की जरूरत है? आपने बहुत सही बात बोली। और जैसे बच्चे, मतलब नियोनेट्स तो है ही ससेप्टेबल, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। उनकी इम्यूनिटी डेवलप होने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, वैक्सीनेशन वगैरह रहते हैं। अमूमन एक जनरल अगर हम बोले तो 10 साल के नीचे और 55 के ऊपर, ये जो है ये थोड़ा सा रिस्क ग्रुप हम मान के चलते हैं। इस रिस्क ग्रुप की जो टेंडेंसी टू डेवलप इन्फेक्शन है और बढ़ जाती है जब इनको शुगर, बीपी, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कुछ लोगों का ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, कुछ लोगों का बाईपास हो चुका है, या किसी का डायलिसिस वगैरह चालू है। ये पेशेंट सबसे ज्यादा हाई रिस्क में है, या एस्थमेटिक पेशेंट्स है, जिनको भी इस तरह की कोई बीमारी है, वो आप उनका जो रिस्क लेवल है नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको बहुत सावधान रहना है कि इन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए, कि जैसे कि सफाई में, सोशल डिस्टेंसिंग में, और किसी को बीमारी है और उसको अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं, उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए, उसको निग्लेक्ट ना किया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे हम एस्थमेटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक पूछना है कि अगर कोई पेशेंट एस्थमेटिक है, लेकिन उसे बुखार या खांसी ऐसा कुछ नहीं है, आधी रात को उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और वो किसी हॉस्पिटल में मेडिकल हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं, हमने देखा है अखबारों में पिछले कुछ दिनों में, मीडिया पर भी, कि ऐसे कई पेशेंट्स लोगों को कई हॉस्पिटल्स ये कह के टाल देते हैं कि आपको कोविड-19 है या आपके सिम्टम्स जो हैं वो कोविड से मिलते जुलते हैं और हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप वहां दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिए जाते हैं। आधी रात को ऐसे पेशेंट्स को सही इलाज नहीं मिल पाता है। अखबारों की अगर हम माने तो उसमें कई 1-2 डेथ्स भी हो गई हैं प्रॉपर मेडिकल हेल्प समय पर न मिल पाने की वजह से।
तो डॉक्टर साहब ऐसी कोई गाइडलाइन है जिससे कि हम उन्हें गाइड कर सकें कि आप ये करें और आपको सुविधाएं या आपकी हेल्प यहाँ पर मिल पाएंगी आपको? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये, इस तरह की चीजें हमने भी पढ़ी हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या है, हमारे पास स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए इस समय अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर्स सब कुछ करना चाहते हैं, बट जो एपिडेमियोलॉजिकल थिंग्स रहती हैं, जो सोर्स कलेक्शन वगैरह रहता है, वो हमको जो डायरेक्शंस आते हैं दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। एनएमएमसी ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, जैसे एनएमएमसी हॉस्पिटल है, बाकी नवी मुंबई में हॉस्पिटल्स है जहां पे इन पेशेंट्स को रखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इमरजेंसी कोई भी हॉस्पिटल में रिफ्यूज नहीं हो सकती है, कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की चीजें हैं कि जैसे पेशेंट है, एस्थमेटिक पेशेंट है, उन्होंने देखा, उनको डाउट भी हुआ, तो डेफिनेटली उनको एक एम्बुलेंस में जो कि पूरी तरीके से इक्विप्ड हो, उससे इमीडिएट सेंटर पे, कि देखिए अगर कोई बीमारी है, अगर उस सेंटर पे उस चीज का समुचित इलाज नहीं हो सकता है तो वो पेशेंट रख के रखना भी अनुचित है। हाँ, अगर सस्पेक्टेड कोविड भी है तो हम लोगों को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि आपको पेशेंट को XYZ सेंटर पे भेजना है, ठीक है, आफ्टर इंश्योरिंग इट्स पेशेंट्स फुल सिक्योरिटी, पेशेंट की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और वहां पे भेजना है। डेडिकेटेड सेंटर्स है, डेडिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर्स है जहां सस्पेक्टेड लोगों को रखा जाता है, डेडिकेटेड सेंटर्स है जहां पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, और कुछ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं जहां पे क्रिटिकल पेशेंट्स का इलाज भी होता है। तो हर व्यक्ति उसके लिए, हर हॉस्पिटल या डॉक्टर उसके लिए करेक्ट वो नहीं है कि उनको ट्रीट करे। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बीमारी नहीं है, ठीक है, अब इसमें चीजों में समझने में ऊपर नीचे हो, ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से अलग जाए, तो जो हमको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है हमको उसको फॉलो करना होता है, और पेशेंट्स को नियरेस्ट जो सेंटर है वहां पे पेशेंट को हम रेफर करते हैं। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं साहब, वो मे नॉट बी लिंक टू कोविड, ठीक है, कह पाना मुश्किल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स में भी जो लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारियां रहती है उसमें भी पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो सकता है, डेथ हो सकती है, तो उसको डायरेक्ट लिंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, इट कुड बी नेचुरल कोर्स ऑफ सम क्रॉनिक इलनेस आल्सो। लेकिन किसी भी हालत में डॉक्टर साहब अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है और वो कोविड है या नहीं है, तो ये किसी भी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम पेशेंट को स्टेबलाइज करे, स्टेबलाइज करके फिर उसको वो किसी हॉस्पिटल में रिफर करे। यस, बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ भी पेशेंट जैसे आते हैं, अभी जैसे हम लोग क्या, पेशेंट है, किसी को फीवर है, वो है, पेशेंट आ गया है उस तरीके से, तो सुविधाएं हैं, लेकिन हर जगह नहीं है। वो पेशेंट्स को डेडिकेटेड एक आइसोलेशन में रखा जाता है, ठीक है, उनका टेस्ट भेजा जाता है, 24 घंटे से 36 घंटे में रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, जब तक आने तक वो पेशेंट ऑब्जर्वेशन में रहता है, पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। यकीन मानिए पेशेंट ट्रांसफर वही किए जाते हैं एटलीस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स में जो कि एब्सोल्युटली स्टेबल होते हैं। हम सिर्फ वही पेशेंट्स ट्रांसफर करते हैं, अदरवाइज हमको इतना परमिशन है कि हम पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं और जैसे ही स्टेबलाइज हो पेशेंट को हम शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो उस हिसाब से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो टेस्ट आजकल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जो कोविड-19 के टेस्ट हैं, जैसा कि बीच में रैपिड टेस्ट आया था, आईसीएमआर ने कहा कि रैपिड टेस्ट रिलायबल नहीं है, तो क्या अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं? अभी जो फिलहाल टेस्ट हैं वो हम सारे पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। जो एंटीबॉडी टेस्ट या रैपिड टेस्ट आप बोल रहे थे, उसमें क्या है, उसको टेस्ट को समझने के लिए भी जरूरत है, क्योंकि जो एंटीबॉडी टेस्ट है दैट becomes positive after 3 to 5 days, ठीक है, और 21 डेज के बाद उसमें जो आईजीएम वाला फैक्टर है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो टेस्ट हैं, अभी जितने भी हो रहे हैं वो पीसीआर टेस्ट ही कंडक्ट हो रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को डायग्नोज या ट्रीट कर रहे हैं।
क्योंकि मैं जब एक्चुअली इस वेबिनार के लिए आ रहा था तो मैंने समाज के लोगों से कुछ सवाल पूछने के लिए कहा था कि अगर कोई आपके मन में दुविधा हो वो मैं डॉक्टर से पूछ सकता हूँ। तो कुछ लोगों के मन में ये था कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं क्या वो सचमुच में इतने पॉजिटिव हैं, क्योंकि कई उसमें से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है किसी बीमारी के या कोविड-19 के, लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। उनके मन में ये दुविधा आती है कि क्या ये टेस्ट रिलायबल है, क्या जो इतने पॉजिटिव आ रहे हैं बिना किसी सिम्टम्स के, क्या वो वास्तव में उतने पेशेंट्स पॉजिटिव है? करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे बहुत बड़ी, इससे लोगों को बहुत सारी दुविधा क्लियर होगी। देखिए, जो ये इन्फेक्शन है कोविड का, इसमें जो अभी तक हमने 6 मंथ्स में नोटिस किया है, 80% पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते। एक इन्फेक्शन होना अलग बात है, बीमारी होना अलग बात है। बीमारी, इन्फेक्शन, जैसे बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर हुआ, बॉडी में एंटर होने के बाद उसको कुछ टाइम लगता है टू डेवलप इलनेस, बीमार करने के लिए। इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो बीमार करेगा नहीं करेगा वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 की वो जो इन्फेक्शन हुआ वो कितना स्ट्रॉन्ग था, माइल्ड सा था, जो हो सकता नहीं करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है जो जिसको हुआ है वो इन्फेक्शन, उसकी इम्यूनिटी कैसी है। अब वो इम्यूनिटी से मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला, बैलेंस डाइट लेने वाला, एक्टिव मेन है, एक्टिव पर्सन है, इसको कोई बाकी शुगर बीपी वगैरह टाइप की बीमारियां नहीं है, तो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी भी उसको ओवरकम कर सकती है। यहाँ पे यही चीज डेंजरस है, क्योंकि ये जो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपको कुछ तकलीफ होती है। हाँ, अब आप तकलीफ नहीं, अब आप एक गॉड फॉरबिड एक परिवार में रह रहे हैं, इसमें एक्स को पॉजिटिव आ गया, हाँ, उसमें पूरे परिवार का चेक किया गया तो वाई जेड कोई पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन ये मालूम चलना कि सिम्टम्स नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव करना जरूरी। इसकी यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि लेकिन वो उसको बीमारी नहीं है बट इन्फेक्शन है, एंड इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। फौरन उनको क्वारंटाइन किया जाए, 1-7 दिन के बाद वापस टेस्ट किया जाए, फिर उसके बाद हम 24 आवर्स के बाद दोबारा टेस्ट करते हैं। जब वो नेगेटिव आ जाए तब हम आपको डिक्लेयर करते हैं कि भाई अब आप सेफ हैं, ये आप जा सकते हैं, अब आपसे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। सो संक्रमण या इन्फेक्शन एक चीज है, बीमारी एक चीज है, और इसीलिए इस बीमारी का थोड़ा सा वो ज्यादा है। क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि मतलब जब इस तरीके का है तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। जो मैंने बातें कही सोशल डिस्टेंसिंग की, सफाई की, तो आपको तो पता ही नहीं, आप सुबह से शाम तक कितने लोगों को मिलना है, कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला आकर के सर्दी खांसी बोले, फीवर बोले तभी आपको लगे। इस हिसाब से, क्योंकि कई मॉल्स में या जो हम पहले जब जाते थे तो वो थर्मल स्कैनिंग करते थे, या जो एयरपोर्ट्स पर भी जो पैसेंजर्स आ रहे थे सिर्फ थर्मल स्कैनिंग करके ही उन्हें छोड़ा जा रहा था। अब उस वक्त अगर पेशेंट को बुखार नहीं है लेकिन वो कोरोना का वायरस उसमें इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इस कंडीशन में ये काफी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल फैल सकता है। इसीलिए आजकल जैसे पेशेंट्स, जैसे यहाँ से लोग आ रहे हैं, अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बाहर से फंसे हुए लोगों को भी वापस लाएंगे, यहाँ से माइग्रेंट्स गए हैं तो उनको ले जाकर क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको ऑब्जर्व करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर उनको जनरल पब्लिक में छोड़ा जा रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। और यही चीज मतलब जैसे हमने कहा कि हम भी देख रहे हैं, यही नॉर्म्स बन रहे हैं। ICMR कर रहा है, WHO कर रहा है, गाइडलाइंस किस हिसाब से बढ़ाई जाए, वेरियस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जो इनमें वॉच लगी हुई है, बहुत सारी पैरेलल स्टडीज चल रही हैं दवाइयों के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, और की जो प्रिकॉशंस हैं उनके ऊपर, तो बहुत सारा काम इवैल्यूएशन में है, तो हमको बहुत जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। और एक सवाल है डॉक्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है मुझसे पूछने के लिए कि कोविड-19 जो वायरस है ये क्या ये फुटवेयर के इस्तेमाल से भी स्प्रेड हो सकता है? अब जैसे हम कोई एसेंशियल सर्विसेज लेने के लिए हम घर से बाहर निकले और वही फुटवेयर पहन करके हम वापस घर पे आ जाते हैं, हमने बाकी प्रिकॉशंस तो लिए हुए, हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है और अपने आप को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम अपने फुटवेयर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, तो क्या ये एक सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है? जैसे आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि
जो आप आजकल देखते हैं पीपीई किट्स वगैरह सब यूज करते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में भी आएंगे तो आप एंट्रेंस से लेकर के डॉक्टर्स तक को देखेंगे पूरा किट में रहते हैं, विच इंक्लूड्स शू कवर। ठीक है, तो हालांकि उससे स्प्रेड होने की चांसेस कम है, बट स्टिल चांसेस है। ठीक है, तो वो प्रिकॉशन लेना जरूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको शू कवर मिल जाए। वो पूरे पैक्स आते हैं, हम लोग जैसे आईसीयू वगैरह में जाते हैं हमेशा से उनको जूतों को ऊपर पहन के जाते हैं। इसलिए जैसे ही आप इस तरह का कोई काम करके या बाहर से आए, जैसे आप पुराने जमाने में याद करिए कि जब हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे तो घर में आने के पहले वो सबसे पहले पैर धोते थे, उसके बाद घर में एंटर होते थे। तो ये इतनी पुरानी चीज है। ठीक है, तो इसका निवारण यही है कि अगर जैसे आप फ्लैट्स वगैरह में तो वो पैर धोना पॉसिबल नहीं है, तो एक तसले में पानी रखा जा सकता है बर्तन में, बड़े बर्तन में, उसमें पैर धो करके उसके बाद एंटर किया जाएगा, सोप वगैरह लगा लिया जाए, कर लिया जाए। उसके मतलब अगर आपने शू कवर पहना भी है तो भी इसको करने में कोई हार्म नहीं है। और इस तरह का करके आए हैं तो सारे कपड़े वगैरह सेपरेटली करके धोने चाहिए, बाकियों के कपड़ों से नहीं मिले। आप घर में घुसने के पहले फोन कर दीजिए तो गेट खुला हुआ मिले, आप सीधे कपड़े वॉशरूम में डाल करके बाथरूम में जाकर स्नान कर ले, फिर बाहर आए, क्योंकि आप लोग समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जब आप लोग ही अगर बीमार पड़ जाएंगे तो फिर वो उसमें आपको देख के 4 लोगों को और डर बैठेगा, भाई वो करने गए और वो खुद ही बीमार हो गए। तो इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का, मतलब स्वयं का भी, इस हिसाब से मैंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो सजेशंस हैं, जो सुझाव आपने दिए हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मैं अग्रवाल समाज नवी मुंबई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू।